हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ई वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न। अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है उसको ई वेरीफाई कैसे करेंगे और कितने दिन में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक वही है। तो इसमें सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहले, व्हाई डू आई नीड टू ई वेरीफाई। हम लोग को ई वेरीफाई किस लिए करना पड़ता है? ई वेरीफाई करने से क्या होता है, हमारा काम इजी हो जाता है और जल्दी हमारा रिटर्न प्रोसेस हो जाता है। तो यू नीड टू वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न टू कंप्लीट द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है ई वेरीफाई करने। नहीं तो आप स्पीड पोस्ट लगाओ, फिर आपको 10 दिन लगता है पहुंचने में, फिर प्रोसेस होता है। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई वेरीफाई सिस्टम लॉन्च किया है ये। सो यू नीड टू वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न टू कंप्लीट द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ई वेरीफाई किया जाता है। विदाउट वेरिफिकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम पहले 120 डेज था, अब आपका टाइम लिमिट 120 डेज से रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। आपको अपना रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ेगा, ई वेरीफाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, आपने जिस दिन सबमिट किया अपना रिटर्न, उस एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ है। एक्नॉलेजमेंट को ई वेरीफाई करने के लिए आपको फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन से 30 डेज के अंदर आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। सो विदाउट वेरिफिकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज 30 डेज एज ऑफ नाउ, अभी के लिए 30 डेज है। एंड आई टी आर इज टू बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। अगर आप विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन अपने आई टी आर को ई वेरीफाई नहीं करोगे तो वो इनवैलिड माना जाएगा। एंड ई वेरिफिकेशन इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इंस्टेंट वे। एकदम कन्वीनियंट एंड ईजी वे है, इंस्टेंट वे टू वेरीफाई योर आई टी आर। अदर देन इनकम टैक्स रिटर्न, आप और को क्या क्या चीज ई वेरीफाई कर सकते हो, जो कि इनकम टैक्स में आप अगर कोई रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो और क्या रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो थ्रू ई वेरीफाई। यू कैन ऑल्सो ई वेरीफाई अदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्विसेज टू कंप्लीट द रेस्पेक्टिव प्रोसेसेस सक्सेसफुली, इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स फॉर्म्स को तो आप ई वेरीफाई करना थ्रू ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू। ऑफलाइन भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ई प्रोसीडिंग्स अगर आपका कुछ है वो भी आपको ई वेरीफाई करना पड़ता है। रिफंड रिक्वेस्ट का रिफंड री इशू रिक्वेस्ट अगर आपको डालना है तभी भी आपको ई वेरीफाई करना पड़ता है। रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट अगर डालना है तभी भी आपको ई वेरीफाई करना पड़ता है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग आईटीआर आफ्टर ड्यू डेट, जैसे पहले 120 डेज था, अगर आप 120 डेज के बाहर, आफ्टर 120 डेज आप ई वेरीफाई करते हो तो आपको कंडोनेशन ऑफ डिले फाइलिंग करना पड़ता है। पर अभी के लिए 30 डेज हो गया है। 30 डेज के अंदर बाहर अगर आप फाइल करोगे अपना आईटीआर और उसको ई वेरीफाई करोगे तो कंडोनेशन ऑफ डिले आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। सर्विस रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय EIRs एंड अपलोडिंग ITR इन बल्क बाय EIRs। सो ये सब के लिए आपको ई वेरीफाई जरूरी है। अब ई वेरीफाई का डिफरेंट वेज है इन विच यू कैन वेरीफाई योर रिटर्न्स। आप ये अपना डिफरेंट प्रोसेस दिया गया है कि आप अपने रिटर्न्स जो आप सबमिट करते हो किस तरीके से करो। डिफरेंट वेज है। यू कैन ई वेरीफाई योर रिटर्न ऑनलाइन। ऑनलाइन जब आप ई वेरीफाई करोगे तो किस तरीके से करोगे, या OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। अगर आपका वो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है विद आधार तो उसपे उसके थ्रू भी आप ई वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप अपना रिटर्न को जब सबमिट करोगे और वहाँ ई वेरीफाई ऑप्शन में जाओगे तो आपको ये सब ऑप्शंस मिलेगा कि आप किसके थ्रू अपना आईटीआर को ई वेरीफाई करना चाहते हो। तो ये पहला मोड है OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आप अगर आप इसके थ्रू करना चाहते हो तो आपका मोबाइल नंबर और आधार लिंक होना चाहिए। पैन इज लिंक विद आधार। पैन नंबर आधार के साथ लिंक होना चाहिए और आपका नंबर मोबाइल भी रजिस्टर्ड होना चाहिए विद आधार। अगर आपका पैन नंबर आधार से लिंक्ड है
और वो आधार में मोबाइल नंबर जो आधार में वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो उस पे जो आधार में मोबाइल नंबर है उसी पे आपका ओटीपी आता है। तो इसके लिए अगर आप ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार के थ्रू अपना ई वेरीफाई करना चाहते हो तो इसमें लिंक कीजिएगा, इसमें आप प्रोसेस करिएगा तो आपका एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन में, आप वो डाल दीजिएगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। Then another method is EVC generated through your pre-validated bank account. अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू अपना आधार को वेरीफाई करना चाहते हो, अपने रिटर्न्स को ई वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी प्री वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल्ड बैंक अकाउंट में ऑप्शन दिया जाता है। फिर आप उसको ईवीसी आता है आपके बैंक अकाउंट या आपके ईमेल आईडी में जो रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट, ईवीसी डालने से आपका जनरेट हो जाता है, आपका वेरीफाई हो जाता है। ईवीसी जनरेटेड थ्रू योर प्री वैलिडेट डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप अपना रिटर्न्स को ई वेरीफाई कर सकते हो। प्री वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल डीमैट अकाउंट ऑप्शन दिया जाता है। फिर आप उस डीमैट अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसमें आप जो बैंक से लिंक्ड है, फिर आपके पास जिस ईमेल अकाउंट दिया हुआ है डीमैट में या जो फ़ोन नंबर उसमें एक ईवीसी आएगा, वो ईवीसी आप डालोगे तो आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। ईवीसी थ्रू एटीएम, अगर आप एटीएम के थ्रू अपना रिटर्न्स को ई वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको अपने एटीएम में जाना पड़ेगा। यू कैन जनरेट योर ईवीसी थ्रू बैंक एटीएम, यू हैव टू फॉलो द बिलो स्टेप्स। क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा? आपको अपना एटीएम में जाना पड़ेगा, अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करना पड़ेगा, फिर उसमें क्लिक ऑन द पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे पिन डालना पड़ेगा एंड ईवीसी विल सेंड, आपके पास ईवीसी आ जाएगा और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि रजिस्टर्ड है विथ ई फाइलिंग। ई फाइलिंग में जो रजिस्टर्ड है उसमें आपके पास ईवीसी आ जाएगा, वो ईवीसी आप अपने रिटर्न जब फाइल करोगे उसमें डाल दीजिएगा तो आपका वैलिडेट हो जाएगा। और ईवीसी जो जनरेट होता है ना, वो वैलिड रहता है 72 आवर्स के लिए ही, उसके बाद वो मतलब लैप्स हो जाता है। 72 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन, और तब तक वैलिड रहता है, उसके बाद वो लैप्स हो जाता है। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना रिटर्न कोई वेरीफाई कर सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कैसे कर सकते हो? पैन इज लिंक विथ योर बैंक अकाउंट, अगर आपका पैन बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है तब भी आप ई वेरीफाई कर सकते हो। नेट बैंकिंग शुड बी इनेबल्ड फॉर अ प्रीफर्ड बैंक अकाउंट, अगर नेट बैंकिंग के थ्रू भी प्रीफर्ड बैंक अकाउंट, जिस बैंक को आप यूज करना चाहते हो उस बैंक में आप क्लिक करके अपना ई वेरीफाई करवा सकते हो। देन डीएससी के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, ये डीएससी के थ्रू भी मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में डीएससी यूज होता है फॉर ई वेरीफाई। वैलिड एंड एक्टिव डीएससी चाहिए आपको। आप अपना ईएम साइना इंस्टॉल कीजिए अपने पीसी में, उसको रन कीजिए, फिर डीएससी पेज खुलेगा, वो पेज में आप अगर अपना आईटीआर को वेरीफाई करना चाहते हो, साइन करना चाहते हो थ्रू डीएससी, तो आप प्लग इन द डीएससी इन योर पीसी, फिर एक पेज खुलता है, उसमें आप सिग्नेचर को सिलेक्ट करते हो और उसको वैलिड प्रोसीड कर देते हो तो वो साइन हो जाता है आपके आईटीआर में, और फिर वो आप सबमिट कर सकते हो। तो डीएससी के थ्रू भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन आप डीएससी जो प्रोक्योर करो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से ही कीजिएगा, और वो क्लास 2 और क्लास 3 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो डीएससी टोकन होता है वो क्लास 2 या क्लास 3 वाला सर्टिफिकेट ही होता है इसमें जो लगता है इनकम। आई हैव फाइल्ड माय रिटर्न मोर देन 120 days ago, कैन आई स्टिल वेरीफाई माय रिटर्न? बोल रहा है कि मैंने अपना रिटर्न फाइल किया है 120 days ago पहले, क्या हम अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं अपना रिटर्न? आप वेरीफाई कर सकते हो, पर आपको कंडोनेशन ऑफ डिले का सर्विस रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। यू नीड टू सबमिट रिक्वेस्ट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले बाय प्रोवाइडिंग एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर डिले, अप्रोप्रिएट रीजन भी डालना पड़ेगा, बट द रिटर्न विल बी टेकन एज वेरीफाइड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ कंडोनेशन रिक्वेस्ट बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी।
आप डिले फाइल कर सकते हो 120 डेज या 30 डेज। इन प्रीवियस केसेस 120 डेज माना जाता था और अभी के लिए 30 डेज है। सो अगर आप 30 डेज के आफ्टर रिटर्न फाइल कर रहे हो अपना तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको कंडोनेशन ऑफ डिले का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, जो कि आपके सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन में मिलेगा। उसमें आप अपना रीजन भी डालोगे कि किस लिए आपका रिटर्न फाइलिंग में डिले हुआ, और जब रिटर्न तभी वेरीफाई माना जाएगा जब आपको अप्रूवल मिलेगा फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट इज कैन एन ऑथराइज सिग्नेटरी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ई वेरीफाई द रिटर्न ऑन माय बिहाफ। बोल रहे हैं कि क्या ऑथराइज सिग्नेटरी या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज आप अपना क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आप उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो या ऑथराइज सिग्नेटरी हो, तो आप क्या वेरीफाई कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। कैन वेरीफाई द रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कोई भी फॉलोइंग मेथड जो दिया गया है, आप आधार ओटीपी विल बी सेंड टू द ऑथराइज सिग्नेटरी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। ईवीसी जनरेटेड थ्रू नेट बैंकिंग will be sent to authorized signatory or representative SSC's mobile number and email ID registered with the e-filing portal। यहाँ पे आप आधार ओटीपी के थ्रू भी ऑथराइज सिग्नेटरी अगर अपना आधार ओटीपी लिंक करा रखा है तो अगर उसमें उसके थ्रू करता है तो उसके थ्रू हो सकता है। नेट बैंकिंग के थ्रू भी हो सकता है। बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ईवीसी जनरेटेड थ्रू द प्री वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल बैंक अकाउंट or demat account will be sent to the authorized signatory or representative SSC's mobile number and email ID registered with the e-filing portal. So yes, you can do. How will I know that my e-verification is complete? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका e-verification हो गया है? आपके पास एक मैसेज आएगा। In case you are e-verifying your return, a successful message will be displayed along with a transaction ID. An email ID will be sent to your email ID registered। एक ईमेल आएगा आपके ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड विद द ई फाइलिंग पोर्टल में है। इन केस यू आर एन ऑथराइज सिग्नेटरी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, a successful message will be displayed along with the transaction ID. After successful verification, an email confirmation will be sent to the primary email ID of both authorized signatory and representative SSC and your email ID registered with e-filing portal। आपके अगर आप खुद कर रहे हो तो आपके आपके में आएगा, आपके ईमेल आईडी में जो आपने ई फाइलिंग पोर्टल में डाल रखा है उसमें सक्सेसफुल मैसेज आएगा विद ट्रांजेक्शन आईडी कि हाँ योर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। और अगर आपने आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है तो ये सक्सेसफुल मैसेज आएगा आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के ईमेल आईडी में भी और आपके ईमेल आईडी में भी, दोनों में जो रजिस्टर्ड है ई फाइलिंग पोर्टल। When am I required to file or apply for condonation of delay? आपको condonation of delay के लिए कब अप्लाई करना पड़ेगा? It is suggested to file a condonation request as soon as you notice that you have। जैसे आपको पता चले कि आपने नॉट, आपका टाइम लिमिट खत्म हो गया फॉर वेरिफिकेशन ई वेरीफाइंग एंड यू हैड नोटिस दैट यू हैव नॉट वेरीफाइड येट योर रिटर्न, तब आप अपना कंडोनेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हो इवन आफ्टर 120 डेज और 30 डेज ऑफ फाइलिंग। माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज नॉट अपडेटेड विथ आधार, कैन आई स्टिल वेरीफाई माई रिटर्न यूजिंग ओटीपी। मतलब आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ आधार में रजिस्टर्ड नहीं है, तब आप क्या वेरीफाई कर सकते हो? कैन आई स्टिल ई वेरीफाई माई रिटर्न यूजिंग आधार ओटीपी? आप नहीं कर सकते क्योंकि ओटीपी तो उसी नंबर में आता है जो आपका रजिस्टर्ड रहता है आधार में। You have to update your mobile number with Aadhaar to verify your return using Aadhaar OTP। अगर आपको OTP आधार OTP के थ्रू ई वेरीफाई करना है तो आपको अपना नंबर को, मोबाइल नंबर को आधार में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी आप कर। माई डीमैट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इज इनएक्टिव, कैन आई ई वेरीफाई माई रिटर्न विद दिस अकाउंट? अगर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है या डीमैट अकाउंट इनएक्टिव है, आपका एक्टिव नहीं है, डोरमेंट हो गया है,
तो क्या आप फिर भी वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते आप। नो, यू नीड नॉट टू, यू हैव टू, पहले आपको अपना अकाउंट को एक्टिव कराना पड़ेगा, विच नीड टू बी प्री वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल्ड ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल टू ई वेरीफाई योर रिटर्न यूजिंग योर डीमैट और बैंक अकाउंट। आपको पहले अपना अकाउंट को एक्टिव कराना पड़ेगा, तभी आप बैंक और डीमैट अकाउंट के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हो। इनएक्टिव अकाउंट में आपका ई वेरीफाई नहीं हो पाएगा। विल डिले इन ई वेरिफिकेशन अट्रैक्ट एनी पेनल्टी? अगर आपका ई वेरिफिकेशन होता है और उसमें डिले होता है तो क्या कोई पेनल्टी अट्रैक्ट करता है? इफ यू डू नॉट वेरीफाई इन टाइम, अगर आपने अपना रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया विद इन टाइम, योर रिटर्न इज ट्रीटेड एज नॉट फाइल्ड as it attract all the consequences of not filing ITR under the Income Tax Act 1961। नॉन कंसिक्वेंसेस क्या होता है? जैसे आप अपने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप पे पेनल्टी लग जाएगी, आपको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका रिटर्न बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा। So if you do not verify in time, your return is treated as not filed and it will attract all consequences of not filing ITR under the Income Tax Act 1961. However, you may request condonation of delay in verification by giving appropriate reason. Only after submission of such a request, you will able to e-verify your return. However, the return will be treated valid only once the condonation request has been approved by the competent income tax authority। अगर आपने अपना 30 डेज के अंदर ही वेरीफाई नहीं किया, जैसे 30 डेज कब से माना जाएगा? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। जब आपने सपोज आपने 31 जुलाई को अपना रिटर्न को सबमिट किया, पर आपने ई वेरीफाई नहीं किया। ई वेरीफाई किया आपने जाके अगस्त में, 14 अगस्त को आपने ई वेरीफाई किया, तो ये आफ्टर 14 डेज, तो आपका मतलब आपके पास टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज। तो लास्ट डेट ऑफ आपके पास है कि आप 30 अगस्त तक, 31 अगस्त तक आप अपना ई वेरीफाई कर सकते हो। आपने तो 14 अगस्त में ही कर लिया तो आपका विद इन ड्यू डेट माना जाएगा। लेकिन अगर आपने ई वेरीफाई किया है सितंबर में, 14 सितंबर में जाके, तो आपका डिले हो गया है, डिले इन फाइलिंग रिटर्न, तो आपको माना ही नहीं जाएगा कि आपने रिटर्न वैलिड रिटर्न फाइल किया विद इन ड्यू डेट। ओरिजिनल रिटर्न नहीं माना जाएगा, फिर आपका बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा और आपके सारा कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग द रिटर्न वो आ जाएगा। जैसे कि आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट का प्रोविजन लग जाएगा, पेनल्टीज लग जाएगी। तो वही बोल रहा है कि लेकिन इससे भी अगर आप कंडोनेशन ऑफ डिले आप फाइल कर देते हो, सर्विस रिक्वेस्ट डाल देते हो कि हाउ यू मे रिक्वेस्ट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन वेरिफिकेशन बाय गिविंग एक एप्रोप्रिएट रीजन टू द डिपार्टमेंट, और अब डिपार्टमेंट उसको अप्रूव कर देता है, तो इसको वैलिड रिटर्न माना जाएगा। व्हाट इज ईवीसी? ईवीसी क्या है? ईवीसी इज एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है जो कि 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है, which is sent to your mobile number and email ID registered with e-filing portal। जो आपके पास जो आपके फोन में मोबाइल नंबर में आता है, ईमेल आईडी में आता है, जो ई फाइलिंग पोर्टल में या बैंक अकाउंट में या डीमैट अकाउंट में दिया हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ई वेरिफिकेशन। इट हैज अ 72 आवर्स वैलिडिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ इट जनरेशन। ईवीसी का वैलिडिटी कितना है? जैसे आपने वैलिडेट करने के आपने जनरेट किया ईवीसी, तो उसका वैलिडेशन है 72 आवर्स तक आप वो डाल सकते हो, आपने ई वेरीफाई कर सकते हो, उसका वैलिडिटी है। अगर आप 72 आवर्स के बाद वो ई वेरिफिकेशन कोड इनवैलिड हो जाता है, तो 72 आवर्स का इसका वैलिडिटी है फ्रॉम द टाइम ऑफ इट जनरेशन। व्हाट टू डू इन केस ITR 5 इज रिजेक्टेड? जैसे ITR V है, ITR V इज रिजेक्टेड, अगर आपका ITR भी रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
यू कैन सी द रीजन फॉर रिजेक्शन, आपको देखना पड़ेगा कि किस लिए रिजेक्ट हुआ, क्या रीजन था ऑन ई फाइलिंग डैशबोर्ड। एंड यू में फिर आप वापस से आपको उसको करेक्ट करके आपको सेंड करना पड़ेगा। यू में सेंड अनदर ITR-V और चूज ई वेरिफिकेशन, या तो आप मैनुअली भेजिए या ई वेरिफिकेशन के थ्रू, मतलब ऑनलाइन के थ्रू आप भेजिए, ई वेरीफाई कीजिए, आप रीजन फाइंड कीजिए और फिर उसको करेक्शन कीजिए। व्हाट आर द वेरी बेनिफिट्स ऑफ ई वेरिफिकेशन, क्या बेनिफिट है ई वेरिफिकेशन का? ई वेरिफिकेशन का यही बेनिफिट है कि आपको फिजिकल कॉपी नहीं भेजना पड़ता बैंगलोर में, आपको सब ऑनलाइन ही हो जाता है। यू डू नॉट नीड टू सेंड अ फिजिकल कॉपी ऑफ ITR-V टू CPC बैंगलोर, आपको भेजना नहीं पड़ता। वेरिफिकेशन ऑफ योर ITR हैपन इंस्टेंटली, एकदम इजीली जल्दी से हो जाता है, which saves you from the delay in transit, जो आपको टाइम लगता है, कंज्यूम होता है फ्रॉम, अगर आप मैनुअली भेजोगे यहाँ से स्पीड पोस्ट के थ्रू, इट विल टेक 2-3 days, वो टाइम बच जाता है आपका, विच सेव योर फ्रॉम डिले इन ट्रांजिट ऑफ ITR-V। यू कैन ई वेरीफाई यूजिंग एनी ऑफ द वेरियस मोड, जो कि हम लोग ने डिस्कस किया, क्या मोड था, आधार OTP मोड है, EVC थ्रू प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, और डीमैट अकाउंट नेट बैंकिंग के थ्रू, DSA के थ्रू, तो जल्दी से वैलिडेट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग लेस है, लेस टाइम कंज्यूम करता है, और बचाता है आपको, फिजिकल कॉपी आपको ITR बैंगलोर में नहीं भेजना पड़ता। इट इज मैंडेटरी टू ई वेरीफाई योर रिटर्न, क्या आपको मैंडेटरी है? नो, मैंडेटरी तो नहीं है, आप अपना ई वेरीफाई भी कर सकते हो, आप अपना ITR को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हो। तो ऑनलाइन अगर आप सबमिट कर रहे हो तो ई वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, और अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आप फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी डली साइंड बाई दैट को साइन करवा के उसको बैंगलोर में भेजना पड़ता। तो क्या बोला, इट इज मैंडेटरी टू ई वेरीफाई योर रिटर्न? नो, ई वेरिफिकेशन इज जस्ट वन मेथड ऑफ वेरीफाइंग योर ITR, filed ITR. You can choose either of the two methods to verify your filed ITR. E-verification return online, या तो आप ऑनलाइन भेजिए, या सेंड अ फिजिकल कॉपी ऑफ डली साइन टू CPC बैंगलोर, आप उसको साइन करके बैंगलोर में भेज दीजिए CPC। आई हैव फाइल्ड ITR and send the physical copy of ITR-V to CPC. However, I received a notification from CPC that they have not received the ITR-V and 120 or 30 days have lapsed since the date of filing. What can I do? मतलब आपने ITR को फाइल किया, आपने भेज दिया, पर वहां पे रिसीव नहीं हुआ, और आपका टाइम लिमिट भी खत्म हो गया, 120 डेज या 30 डेज जो भी टाइम लिमिट था वो आपका खत्म हो गया, तब आप क्या करें? You can e-verify your ITR online after submitting a condonation request. आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट फाइल कीजिए कि हमने भेजा था, आप उसके साथ स्पीड पोस्ट का रिसीट लगाइए, उसको स्क्रीनशॉट करके अटैच करके लगाइए, और फिर आप बोलिए कि हम लोग ने भेजा था पर वहाँ पे रिसीट नहीं हुआ। सो यू कैन, फिर आप ई वेरीफाई कर दीजिए ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भर दीजिए, ऑनलाइन ई वेरीफाई कर दीजिए आफ्टर सबमिटिंग अ कंडोनेशन रिक्वेस्ट। कंडोनेशन रिक्वेस्ट डाल के आप ई वेरीफाई कर दीजिए अपना आईडी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री लॉगिन ई वेरिफिकेशन एंड पोस्ट लॉगिन ई वेरिफिकेशन? आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक तो आप क्या कि लॉगिन किए बिना ही आप अपना रिटर्न को ई वेरीफाई कर दीजिए, जैसे कि आप यू कैन चूज टू टाइप ई वेरीफाई योर फाइल्ड ITR जो आपने पहले फाइल किया था, वाइल यूजिंग द प्री लॉगिन सर्विस, जो आप अगर आप लॉगिन किए बिना अपना ई वेरीफाई कर रहे हो तो यू विल रिक्वायर टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ, आपको उसमें जब आप, जैसे कि आपने, आपके पास दो प्रोसेस है, आप ई वेरिफिकेशन का, आप लॉगिन किए बिना भी आप ई वेरीफाई कर सकते हो। आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाओगे, वहाँ पे ई वेरीफाई ऑप्शन है, उसमें जाओगे तो उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, अपना ITR का डिटेल्स डालना पड़ेगा, जैसे पैन नंबर, असेसमेंट ईयर डालना पड़ेगा, और एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जब आप ITR फाइल करते हो तो वो जनरेट होता है, वो नंबर आपको डालना पड़ेगा, तो आपका बिना लॉगिन किए आपका ITR वेरीफाई हो जाएगा, ई वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप ई वेरीफाई करके जो भी प्रोसेस है आप उसको चूज करके अपना
ई वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉगिन करके भी आप कर सकते हो, आपके पास दोनों, आप दोनों प्रोसेस से कर सकते हो। अगर लॉगिन करके आप करोगे तो आपको अपना जो भी है पैन नंबर डालना पड़ेगा, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आप चूज करोगे रेस्पेक्टिव, यू विल एबल टू चूज द रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स। आपको वहाँ पे डिस्प्ले दिया जाएगा, उसमें आप देखोगे ई फाइलिंग रिटर्न्स, उसमें आप ई वेरीफाई ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करोगे तो आप जब आप उसमें निकलेगा कि आपका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आप उसको ई वेरीफाई कर सकोगे। रिकॉर्ड ऑफ ITR फाइल्ड rather देन प्रोवाइडर एनी सच डिटेल बिफोर ई वेरिफिकेशन। आपका वहाँ पेंडिंग दिखाएगा ऑप्शन, फिर आपको उसको सिलेक्ट करके आप उसको ई वेरीफाई। कैन आई वेरीफाई माई ITR यूजिंग DSC? हाँ, आप तो कर ही सकते हो, ये हमने डिस्कस किया है। DSC इज वन ऑफ द वे टू ई वेरीफाई your returns. However, you will able to e-verify using DSC immediately after filing ITR. ITR लगाते ही आप DSC के थ्रू अपने ITR को सबमिट कर सकते हो। You will not be able to choose a DSC as a preferred option to e-verify in case you have selected the e-verification letter option while submitting income tax return. DSC के केस में आपको इमीडिएटली फाइल करना पड़ता है। आप ये नहीं सोचते आप बाद में करोगे, आप DSC लगा के आप उसको बाद में ई वेरीफाई करोगे। यू विल नॉट एबल टू। व्हाट इज द न्यू नोटिफिकेशन अबाउट द न्यू टाइमलाइन of 30 days from the verification of ITR and to whom new timeline of 30 days is applicable. इसमें बोल रहा है कि न्यू नोटिफिकेशन अबाउट द न्यू टाइमलाइन ऑफ 30 days फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ITR and to whom new timeline of 30 days is applicable. बोला क्या क्या नोटिफिकेशन आया है अबाउट द न्यू टाइमलाइन ऑफ 30 days फॉर वेरिफिकेशन, क्योंकि ये आया है, पहले 120 days का था कि आप सबमिट करने के विद इन 120 days ई वेरीफाई कर सकते हो। उसी के बारे में बोल रहा है कि अब टाइम लिमिट उसका 120 days से रिड्यूस करके 30 days किया गया है। तो इसका क्या मतलब, नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है, न्यू नोटिफिकेशन एंड किसके लिए, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो ये फ्रॉम 1 2022 से द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रिड्यूस द टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन और हार्ड कॉपी सबमिशन, दोनों ही ई वेरीफाई भी और हार्ड कॉपी सबमिशन भी ऑफ ITR भी टू 30 days थ्रू अ नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 29 जुलाई। 29 जुलाई का एक नोटिफिकेशन आया है, ये इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम 1 अगस्त 2022। दैट मीन्स टैक्स पेयर now need to verify their return within 30 days from the date of filing return to complete the process. Means taxpayer को अपना ई वेरीफाई करना पड़ेगा within 30 days from the date of submission of the return. The notification clarified that the earlier time limit of 120 days would continue to apply in case, ये 120 days का लिमिट अप्लाई होगा इन केस ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर द डेट on which notification came into effect, that is 1 अगस्त 2022 के पहले जो भी रिटर्न फाइल हुआ उसके ऊपर 120 days का एप्लीकेबिलिटी है, उसके बाद जो भी रिटर्न फाइल हुआ है उसके ऊपर 30 days का एप्लीकेबिलिटी होगा। So if you have filed the ITR on or before 31st July 2022, the earlier time limit of 120 days will be applicable. अगर आपने 31 जुलाई 2022 के पहले अपने रिटर्न लगा दिया है तो आपके ऊपर 120 डेज है, पर इस साल के लिए 30 डेज का लिमिट है, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर के लिए बोल रहा है। और इसका नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 डेटेड ऑन 29 जुलाई 2022 एंड विच विल इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2020। अब बोल रहा है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ ITR फाइल। मतलब क्या टाइम लिमिट दे दिया है, वही बोला है कि द न्यू टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ ITR फाइल ITR वी शैल नाउ बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 30 days के अंदर आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। हाउएवर where the return is filed on or before 31st July 2022, the earlier time limit of 120 days would continue to. In what circumstances earlier time limit of 120 days will be applicable? 120 days का लिमिट कौन से circumstances के लिए applicable है? Where the return data is electronically transmitted
before the date on which this notification comes into effect. That is, before 1st August 2022, any return which is filed, for that e-verification time limit is 120 days. But after that, after 1st August 2022, 30 days time limit is applicable. What will be the date of furnishing the return of income if ITR-V is submitted within 30 days of transmission of the data? If ITR data is electronically transmitted, अगर आप electronically transmit कर रहे हो and ITR-V is submitted within 30 days of transmission of data, then in such case the date of transmitting the data electronically will be considered. अगर आप सपोज ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपने 31 जुलाई को अपना रिटर्न फाइल किया, आपने सबमिट कर दिया, पर आपने ई वेरीफाई नहीं किया. ई वेरीफाई किया आपने 14th ऑफ अगस्त में, तब आपका 14th अगस्त आपका जब आपने ई वेरीफाई किया उस दिन नहीं माना जाएगा. जब आपने एक्चुअल में सबमिट किया है, दैट इज 31 जुलाई, उस दिन का डेट माना जाएगा कि आपने फाइल किया है. और अगर आपने if the ITR data is electronically transmitted and ITR-V is submitted, आपने सबमिट कर दिया within 30 days, अगर 30 days के अंदर सबमिट कर दिया है, जैसे कि 14th अगस्त में आपने सबमिट कर दिया जो कि विदिन 30 days है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग of transmission of data, then in such case the date of transmitting the data electronically will be considered as the date of furnishing of returns of income. लेकिन अगर आप उसके बाद ड्यू डेट के बाद इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग को ई वेरीफाई करने के 30 डेज के बाद अगर आप करते हो, तो जब आप जिस दिन आप करते हो वही डेट माना. What will happen if e-verification or ITR-V is submitted beyond the time limit of 30 days? अगर आप 30 डेज के बाद करते हो तो क्या होगा? Where ITR data is electronically submitted, बट सबमिट तो आपने 31 जुलाई को कर दिया, बट ई वेरीफाई किया आपने सपोज 14 सितंबर को. ITR submitted beyond the time limit of 30 days of transmission of data. In such cases, the date of electronically e-verification submission shall be treated as the जिस दिन, जैसे 14 सितंबर ही फिर माना जाएगा, in that case shall be treated as the date of furnishing the return of income and all consequences of late filing of returns under the act shall follow. क्योंकि आपका लेट फाइलिंग हुआ है तो सारा कंसिक्वेंसेस, जैसे आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा, आप पे पेनल्टी लग जाएगा, ऑल दिस थिंग्स कंसिक्वेंसेस ऑफ इनकम टैक्स आप पे लग जाएगा. What is the address at which ITR-V needs to be sent? किस एड्रेस पे आप सेंड करोगे? आप अगर आप मैनुअली सेंड कर रहे हो तो आप उसको साइन कीजिए, अपना एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट आउट कीजिए जो आपने सबमिट किया. एक एक्नॉलेजमेंट डिस्प्ले होगा, उसको प्रिंट आउट कीजिए, उस पर साइन कीजिए, फिर उसको आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए. डली वेरीफाइड ITR-V इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एंड इन प्रेस्क्राइब मैनर should be sent to by speed post only. speed post के थ्रू ही जाता है, only to the centralized processing center, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु. ये एड्रेस दिया हो कर्नाटका, इस एड्रेस पे आप भेज सकते हो. in case ITR-V sent through speed post, what date will be considered as the date for verification? कौन सा डेट आपका कंसिडर होगा फॉर द डेट ऑफ वेरिफिकेशन? द डेट ऑफ डिस्पैच, जिस दिन आपने डिस्पैच किया है ऑफ स्पीड पोस्ट ऑफ डली वेरीफाइड ITR-V शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन. 30 डेज कब से कैलकुलेट होगा? जिस दिन आपने डिस्पैच किया अपना ITR-V शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 days. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel. If you like my channel, then please subscribe, please share the channel so it will grow. Thank you, and you will get further videos like that. Thank you for watching.